कि हम लोग 5 पिलर पे काम करने वाले हैं, जिसमें से जो फर्स्ट हमारा पिलर होगा उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शंस। सेकेंड पिलर पे जो हम काम करेंगे उसको बोलेंगे हम टैब ऑप्शंस। थर्ड पिलर्स पे जो हम लोग काम करेंगे उसका नाम रहेगा फॉर्मूलाज। फोर्थ पिलर पे काम करेंगे जिसको बोलते हैं असाइनमेंट्स। फिफ्थ पिलर पे हम काम करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे डैशबोर्ड। एक लास्ट पिलर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं कीज शॉर्ट कीज, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल बी वगैरह वगैरह, शॉर्टकट का यूज़ करना। तो मेजर 5 पिलर है। इसमें से समझना है सबसे पहले हमें टैब ऑप्शंस को समझना है। क्या होता है कि जब आपकी एक्सेल विंडो ओपन होती है, जब एक्सेल का सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं तो ये सामने कुछ मेनू दिखता है, इसको टैब ऑप्शन बोलते हैं। जैसे ये हो गया डेटा टैब, ये हो गया रिव्यू टैब, ये व्यू टैब, जो दिख रहा है उसके आगे टैब लगाते हैं, वही इसका नाम है डेटा टैब। जैसे कल के डेट में मैंने बोला डेटा टैब में चले जाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अब डेटा टैब वर्ड नहीं ढूंढना है, इसी को बोलते हैं डेटा टैब, रिव्यू टैब, होम टैब। तो इस जब भी हम किसी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखते हैं। इंसर्ट में अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं, पेज लेआउट के अंदर दिखता है, फॉर्मूलाज में दिखता है, डेटा में अंदर दिखता है। हम लोगों को टैब में 100 से ज़्यादा ऑप्शंस को समझना है, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग। ये सब फॉर्मूले नहीं है, ये सब टैब के ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज करते हैं। दूसरा पार्ट होता है जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज वही होते हैं जिनको थोड़ी बहुत एक्सेल आती है। जिनको नहीं आती वो कंफ्यूज नहीं होते। कहते हैं ना कि जो घर पुराना है उसको तोड़ के बनाना ज़्यादा कठिन होता है कंपेरेटिवली कि आपके पास जस्ट लैंड है और उस पर अपने हिसाब से बना। उसमें दो प्रोसेस होते हैं, तोड़ना फिर रिकंस्ट्रक्शन करना। सेम वही है कि अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर जानते हो तो पहली वाली चीज़ों को हटाना भी चाहिए। पहली चीज़ें बात कर रहे हैं हम लोग फंक्शन के बारे में और फॉर्मूलाज के बारे में। यहाँ पे दो बातें हम लोग करने वाले हैं। जैसे आप सम का नाम सुना होगा, वी लुकअप का नाम सुना होगा, इफ़ का नाम सुना होगा, सम इफ का नाम सुना होगा। इन सब को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं या फंक्शन बोलते हैं? कभी सुना है तो ही आप बता पाएंगे, नहीं सुना है तो समझना है। वी लुक फंक्शन हो गया, सम और इफ ये हमारे फॉर्मूला। नहीं सर, ये सब के सब हमारे फंक्शंस हैं। इसलिए मैंने जान के लिखा कि मैं कन्फ्यूज़न जो आपका था उसको मैं वहीं रहने देना चाहता था, ताकि क्लियर हो जाए। जिस चीज़ को हम ज़्यादा पॉइंट करेंगे तो वो चीज़ें एकदम से बैठ जाएगा आपके दिमाग में लॉजिकली। So these are actually functions. Sum, if, sum, average, minimum, maximum, VLOOKUP, HLOOKUP, these are functions. These are inbuilt. ये हमारे को माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है, इनबिल्ड है फंक्शन। फिर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, वो हम खुद क्रिएट करते हैं। ये इनबिल्ड है, हमें इनबिल्ड मिला है और ये हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा हम फॉर्मूलाज बनाएंगे। और फॉर्मूला को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। जैसे कोई एक डेटा मिला और एक क्वेरीज मिला कि इस डेटा से ये क्वेरी सॉल्व करना है, उसके लिए हो सकता है उस पर सम भी नहीं काम करे, वी लुकअप भी ना काम करे, लेकिन हो सकता है कि वी लुकअप के साथ कॉलम लगा दे तो काम कर जाए, या वी लुकअप के साथ इफ लगा दिया तो वो हमें आंसर मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं फॉर्मूलाज। और लेमन की भाषा में थोड़ा समझते हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टर और वर्ड के बीच में है, सेम डिफरेंस फंक्शंस और फॉर्मूला के बीच में। एक वर्ड है राम, एक वर्ड है कैट, एक वर्ड है सीता। सो सीता इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ SITA, दीज आर द कैरेक्टर। तो कैरेक्टर ही होता है, कैरेक्टर कभी वर्ड नहीं हो सकता, एक्सेप्शनल केस भी होता है। कैरेक्टर भी वर्ड हो सकता है। दुनिया का सबसे छोटा वर्ड A और I होता है। I मतलब मैं होता है, वो अपने आप में एक कैरेक्टर भी, अपने आप में एक वर्ड भी है। मैं वो ग्रामर और टेंस में नहीं जा रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ABCD जो है कैरेक्टर्स है, उसी से हमारे वर्ड बनते हैं। तो वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गया कि वर्ड क्या है, कैरेक्टर क्या है। सेम उसी तरीके से जब इंडिपेंडेंटली एक एक चीज़ का काम करते हैं, सीखते हैं हम, तो उसको फंक्शन बोलते हैं। बट कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे हमें
कुछ फंक्शंस को मर्ज करना पड़ा तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला, फिर उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। अगर पहले से इसको ही फॉर्मूला बोल रहे हो तब तो आप पूरा ही गलत बोल रहे हो, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, दीज आर फंक्शंस। तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या है, टैब के ऑप्शंस क्या है और फॉर्मूलाज क्या है। नाउ कम टू कि जब भी कभी हम प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जब तक आपको जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकली उतना अच्छा नहीं सीख पाएंगे। इतनी तो गारंटी है कि आप आज के बाद कभी लैपटॉप मत खोलना, कभी वीडियो मत देखना, कभी नोट्स मत देखना, फिर भी पर 30-40% आपको नॉलेज हो जाएगा। कभी कुछ नहीं करना। चैलेंज है 50 से लेके 100 तक जाने का, वो आपके प्रैक्टिस से आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 90 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे, हो सकता है 80 पे जाएंगे। वो जितना प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ये है वही पार्ट। एक्चुअली क्या होगा कि हर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बाद हम कुछ आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ काम देंगे, यानी एक डेटा देंगे, एक क्वेश्चन देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन को समझना है और आपने जो प्रीवियस में फॉर्मूले, फंक्शंस या जो भी चीज़ें सीखा है उसके बेस पे यू हैव टू आंसर। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिकली दो चीज़ें तैयार होती हैं। एक, अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आपके असाइनमेंट्स 150 से ज़्यादा असाइनमेंट्स में से लगभग 90% ऐसे असाइनमेंट्स हैं जो डायरेक्ट इंटरव्यू में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी वर्किंग तो आप बिल्कुल वहाँ जाके डेटा देखते, क्वेश्चन देखते ब्लैंक नहीं हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये तो असाइनमेंट्स में बनवाया था सर ने, कि ऐसा डेटा दिया था, बोला था इसका रिपोर्ट एक बना दो, पाइवट लगाना था उसमें, उसमें सम इफ लगाना था, उसमें इफ लगाना था। मतलब काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं डेटा को लेके असाइनमेंट्स में। तो असाइनमेंट्स जो भी आपको मिलेगा, शुरुआती में तो नहीं मिलता है, 2-4-5 सेशन के बाद ही मिलेगा। जब लेकिन मिलेगा तो उसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि ये घुमाना फिराना वाला होता है। लाइक सीधे सीधे पढ़ोगे लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा, तो वो भी चैलेंजेस आपको सॉल्व हो जाएंगे कि अच्छा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है इस जगह पे आके। नाउ कम टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि फाइनली जो भी रिपोर्ट आप बनाते हो उसको आप कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, कितना डायनामिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है हमारा डैशबोर्ड, जिसमें 10 से ज़्यादा टाइप के डैशबोर्ड, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हो गया, केपीआई डैशबोर्ड्स हो गया, कभी कंपैरेटिव डैशबोर्ड हो गया, कई कई सारे डैशबोर्ड्स हैं, बिजनेस डैशबोर्ड्स हो गया, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, सिलेबस तो इधर ही खत्म हो गया। एक्चुअली क्या कहते हैं कि जो बंदे को देखेंगे कि जो थोड़े कीबोर्ड का ज़्यादा यूज़ करता है उसको स्मार्ट बोला जाता है। स्मार्ट इसलिए नहीं कि वो कीबोर्ड यूज़ करता है, इसलिए कि कीबोर्ड से जल्दी हो जाता है। आप कॉपी करने बोलेंगे तो आप यहाँ से लेके सब सेलेक्ट करोगे, फिर ढूंढोगे किधर कॉपी गया, वो होम में जाओगे, फिर यहाँ पे कॉपी मिलेगा, फिर इसकी जगह पे कंट्रोल-C दबाए, हो गया 1 सेकंड में काम। तो इसलिए हमें शॉर्ट कीज, बस शॉर्ट कीज एक्सेल की बात करें तो 500 से ज़्यादा शॉर्ट कीज, हज़ारों हो जाएगा अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बट उतना नहीं, हमें 30 से 50 इतना शॉर्ट कीज अगर हमारी प्रैक्टिस में आ जाए, डेली रूटीन में आ जाए, तो आपका हाथ कोई जल्दी पकड़ नहीं पाएगा कि आपको लगेगा कि शायद 200-400 शॉर्ट कीज याद होगा, क्योंकि जो कॉमनली यूज होता है वही 30-40 यूज होता है, उससे ज़्यादा यूज नहीं होता। लेकिन जो यूज होता है उसको यूज में लाना है, जो नहीं होता है उसको देखेंगे, जो ओकेजनली आएगा उसको रैंडमली रखेंगे, साइड में रखेंगे, बट 30-40 ऐसे है। तो शॉर्ट कीज के ऊपर भी हम लोग शुरू से, आप देखेंगे 10 दिन की ट्रेनिंग जाते जाते तक आपके पास 30-40 वैसे शॉर्ट कीज आ जाएंगे जो नॉर्मली सबसे ज़्यादा ही। फिर एक दिन शॉर्ट कीज की क्लास लेंगे तो एक सारा का ओवरव्यू हो जाएगा, तो शॉर्ट कीज का टेंशन खत्म, इस पिलर का टेंशन खत्म। बट हाँ, जो बंदा कीबोर्ड यूज करता है उसका काम इजी हो जाता है और इंटरव्यू में भी लगता है कि बंदा स्मार्ट है, पहले से इसको काफ़ी सारा आइडिया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं, शॉर्ट कीज तभी चलेगा ना जब आइडिया होगा। भाई पाइवट लगाने के लिए शॉर्ट कीज है, तो पहले पाइवट तो पता हो तभी तो शॉर्ट कीज का यूज होगा। तो पहले टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्निक्स को समझिए, देन शॉर्ट कीज पे काम करिए। ये तो हमारा रोड मैप हो गया जो हम 5 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि टैब ऑप्शंस के भी एडवांस में हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्मूला बनाने के लिए भी हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक पिलर, पहले पिलर को शुरू करते हैं। इस पिलर का नाम है फंक्शंस। फंक्शंस को फिलहाल हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं कि फंक्शन 2 तरीके के होते हैं। एक फंक्शंस को बोलते हैं विदाउट रेफरेंस फंक्शन,
और दूसरी कैटेगरी होती है विथ रेफरेंस फंक्शन। अब रेफरेंस वर्ड का मतलब समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को कैसे जानते हो, कई आंसर हो सकते हैं कि सर गूगल पे सर्च किया था, आपसे बात हुई। दूसरा, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया क्योंकि वो आपका ओल्ड स्टूडेंट था, दिस इज द सेकेंड रेफरेंस। तीसरा, सर आपका बोर्ड बाहर लगा हुआ था, उसको देख के आया। तो सेवरल रेफरेंस हो सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे रेफरेंस का मतलब होता है कि आप किसी डेटा के बारे में बात कर सकते हो, किसी टेबल के बारे में बात कर रहे हो, आप किसी एरे के बारे में बात कर रहे हो, किसी सिंपल टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हो सकता है कि कोई सिंपल नंबर के बारे में बात कर रहे हो सकता है कि आप ब्लैंक सेल के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। और एक होता है विदाउट रेफरेंस, मतलब कुछ नहीं है। ऐसे फंक्शन बहुत कम होते हैं और ऐसे फंक्शन ज़्यादा होते हैं। थोड़ी इंग्लिश की हेल्प लेते हैं हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि अगर इंग्लिश में पूछा जाए कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल बहुत कम है, ए ई आई ओ यू को वॉवेल बोलते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। सेम उसी को एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि विदाउट मतलब बहुत कम। अब 1% तो कम से कम उसमें तो 26 में ही 5 है, इसमें तो 500 में 5-6 है, तो बहुत कम हो गया। तो आप समझ के मान के चल सकते हैं कि विदाउट रेफरेंस बहुत कम होंगे और विथ रेफरेंस ही ज़्यादा होंगे। यानी कि सिर्फ अभी जो हम 5 मिनट पढ़ने वाले हैं वही हमारा विदाउट है। उसके बाद अभी से लेके जितना अगले 25-30 घंटे देंगे टाइम इस पे, वो सारे हमारे विथ पे ही जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्रिएट करेंगे वो भी विथ पे ही बनेगा। तो पहले हम लोग ये इसमें 6 फंक्शंस को हमने रखा है एनालिसिस के पर्पस से, इसको समझते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको विदाउट क्यों कहते हैं। इसके अंदर 5 फंक्शंस होता है, जैसे आपने सर आपको मैंने अभी बताया था एज ए डेमो कि वी लुकअप, एच लुकअप तो कोई कर लेता है, बट मैंने बोला कि रिवर्स लुकअप, 2D लुकअप, 3D लुकअप, ये जो अभी बेसिक फंक्शन पढ़ते हैं, इसी फंक्शन को अगर हम वी लुकअप के साथ जोड़ देंगे तो वो डायनेमिक लुकअप बन जाएगा, 2 डायमेंशनल लुकअप बन जाएगा, रिवर्स लुकअप बन जाएगा। यानी फंक्शन मिलके जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे बड़े बड़े काम को आसान कर देता है। लेकिन उसके लिए फंक्शंस की क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये समझ में जल्दी आता है और आप गलती कर बैठते हो कि ये बहुत आसान है, और जब ज़रूरत पड़ती है तभी बोलते हो अच्छा सर टुडे बताया तो था, रो बताया तो था। नहीं, जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो आपको पता हो कि रो पढ़ाया था, टुडे पढ़ाया था, नाउ पढ़ाया था, तो वो पार्ट यानी बेसिक वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा जोर दीजिए, एडवांस अपने आप आसान हो जाएगा। टुडे मतलब होता है, टुडे एक पहले 6 फंक्शन का मैं नाम लिख लेता हूँ। एक टुडे है, एक नाउ है, एक पाए है, एक रो है, एक कॉलम है और एक आपका रेंट है। जस्ट ये 6 फंक्शन है जो विदाउट रेफरेंस की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है, क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आज के बाद आप एक कॉन्सेप्ट को और बिठा लें कि चाहे दुनिया में कोई फॉर्मूला बोले हम या फंक्शन बोले, ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल साइन। कई लोगों को देखा है कि प्लस के साथ साइन के साथ भी फंक्शंस यूज करते हैं, बट ये गलत तरीका है। आज के बाद आपको क्यों गलत है वो भी फर्दर आपको पीछे आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। सो टुडे का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले को स्टार्ट करेंगे तो आपको इक्वल टू से स्टार्ट करना है। इक्वल टू लगाया, टुडे लिखा, टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है। तो हमने जब ब्रैकेट स्टार्ट करा उसके बाद हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट स्टार्ट करो और उसको क्लोज कर दो, तो ये हो गया हमारा फंक्शन पूरा। बस इतना ही है, ये हमें एक रिजल्ट दे देगा। तो टुडे से आज की तारीख आ जाती है। अच्छा, विदाउट क्यों बोला कि विद इन 2 ब्रैकेट्स यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ना कुछ पुट करना है ना कुछ लिखना है। सो नाउ, नाउ मतलब होता है डेट अलोंग विद द टाइम, यू विल गेट डेट अलोंग विद द टाइम। पाए, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, 7वीं क्लास तो किया ही होगा, 7वीं क्लास में पाए होता था, एक डंडे के नीचे 2 डंडा, 22/7। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे तो अभी भी याद होगा। सो पाई वही है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे चल के। पाई मतलब 22/7, 22/7, तो पाई की वैल्यू 3.14 होता है जो आपको मिल जाता है। रो, अब देखो यहाँ पे रो पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं कि ABCD को हम कॉलम्स बोलते हैं और 1 2 3 को रोज बोलते हैं। ये वो वाला रोज या कॉलम्स नहीं है,
आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन। तो फंक्शन की बारी आती है तो वो तो इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा। तो रो कहता है कि अगर आपने विदाउट रेफरेंस में रो को यूज किया तो आई विल गिव यू द रो नंबर ऑफ द करेंट सेल, वट एवर सेल, जो भी सेल में आप हो, जहां भी हो, उसी सेल का रो नंबर बताएगा। देखो ये जो येलो वाला सेल है, इस सेल का जो रो नंबर है वो 6 है। सो व्हाट यू विल गेट विद द रो नंबर ऑफ द करेंट सेल जहां पे आप लगाते हो। सेम उसी तरीके से कॉलम हमें कॉलम नहीं बता के कॉलम नंबर बताता है, यानी 2 बताएगा। दोनों ही नंबर बताता है। रो नंबर, चूंकि नंबर में था तो कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन कॉलम कंफ्यूज कर दिया कि बी बताएगा कि 2 बताएगा, तो नहीं, वो कॉलम नंबर। रो हमें रो नंबर बताता है, कॉलम हमें कॉलम नंबर बताता है। और रेंड के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले 5 फंक्शंस को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप ही लोग को रिपीट करना है केयरफुली। सो ये 6 के 6 फंक्शन विदाउट रेफरेंस के हैं, जिसमें से ये 5 फंक्शन में टुडे लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से आज की डेट आ जाती है, नाउ से डेट एंड टाइम दोनों आ जाता है, पाई से हमारी पाई की वैल्यू आ जाती है विच इज़ 3.14, रो से जिस सेल में हम काम कर रहे हैं उस सेल का रो नंबर आ जाता है, और कॉलम से उस सेल का कॉलम नंबर आ जाता है। दैट्स इट। स्टार्ट कीजिए आप। इस 5 को आपको एक्सप्लेन, मेरा ऐसा ही कन्वर्सेशन वाला क्लास होता है कि आपको बीच में फिर मौका नहीं मिलेगा, कुछ और चीज़ सोच लेते हैं तब तक। चलिए स्टार्ट कीजिए इसके बारे में। से डेट आता है, वेरी गुड, नाउ से डेट एंड टाइम बोथ, वेरी गुड, पाई से वैल्यू ऑफ पाई, वेरी गुड, रो से रो नंबर एंड कॉलम से कॉलम नंबर। वेरी गुड। चलिए 2 फंक्शन है, एक विदाउट में आता है और एक विथ में आता है। क्योंकि विदाउट तो खत्म होने वाला है, बस इसके साथ ही विदाउट खत्म हो जाएगा। बट इसके लिए एक और सीट रहे हैं और थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं और उसमें रैंड लिख रहे हैं, और उसी के साथ में एक लिख रहे हैं रैंड बिटवीन। मतलब हम 2 फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो विदाउट का है और यहाँ से शुरू हो जाता है विथ का। अब क्यों आपने लिखा है दोनों चीज को एक सीट पे? क्योंकि ये जो 2 फंक्शन है इससे हम कुछ प्रैक्टिस के लिए रेंडमली डेटा क्रिएट कर सकते हैं। सो क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन 2 डिजिट्स, रेंडमली कुछ भी हो सकता है, उसका कोई सीरीज नहीं है कि इसके बाद वो आएगा, पर रेंडमली कुछ आ जाएगा। लेकिन इसके 2 फंक्शन, पहला है कि मान लो कि हमने एक टास्क दिया आपको, ये एक रेंज है, इस रेंज में आपको 0 से 1 के बीच में कुछ भी डेसिमल में वैल्यू बना दो, 1 नहीं लिखना, 0 से 1 के बीच में। तो क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। मैंने बोला टाइम लो, बट मेरे को ये सारा जो टेबल है पूरा फीड कर दो। कितना भी कम लेंगे तो 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएगा भरते भरते। खूब अच्छी टाइपिंग स्पीड है तो 10 मिनट, ज़्यादा खराब है तो 15 से 20 मिनट भी लग सकता है। आप क्या करोगे? क्योंकि रैंडम है तो रैंड लिखिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको 1-2 सेकेंड इधर खींचने में लगेगा। एक वही काम हुआ जो मैंने पीछे करने वाले थे, वो था मैनुअली टाइप कर रहे थे, ये हमने फंक्शंस का हेल्प लिया। रैंडम सारे अलग अलग होंगे। वो तो ठीक है, बट पहला वाला जो हमने रैंडम वाला आया, वो जो नंबर आया, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ गेटिंग दैट 3.11? क्या लॉजिक? कुछ तो बैकएंड में कुछ ये नहीं, ये 3 पॉइंट वाला इसका कॉन्सेप्ट था। नहीं सर, मैं रैंड वाले इसका ना रैंड वाले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यू विल गेट, इसको बोलेंगे कि विद द हेल्प ऑफ रैंड फंक्शन वी कैन जनरेट और क्रिएट रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 to 1, और वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, 1 कभी नहीं होगा। तो ये सर हर बार हर एक्सेल में अलग आएगा? अभी तुरंत ही क्लियर हो जाएगा कि इसका प्रैक्टिकली भी यूज है कुछ। अभी तो फिलहाल तो हमने ये बोला कि मैंने एक टास्क दिया था कि इतने रेंज में आपको एक डेटा क्रिएट करना है। ज़्यादा कम कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं, इधर से घटा सकते हैं, बट वो 0 से 1 की ही वैल्यू है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। जब कभी मैं एक लिमिट फिक्स कर दूँ आपको कि नहीं जी मेरे को 1000 से 5000 के बीच में ही चाहिए, तब आपका रैंड से काम नहीं चलेगा, तब लिखेंगे रैंड बिटवीन। तब देखिए रैंड बिटवीन को मैं विदाउट रेफरेंस टाइप से एक्शन लेता हूँ, मतलब मैंने वही किया जो सब 6 में किया, तो ये एरर आ जाएगा क्योंकि ये है ही नहीं उस कैटेगरी का। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी बॉटम लिमिट क्या है। देखिए थोड़ा हिंट आ रहा है, इसी को बोलते हैं रेफरेंस, इसी को सिंटैक्स भी बोलते हैं, इसी को आर्गूमेंट भी बोलते हैं। तो
रैंड बिटवीन में बोलता है कि एक बॉटम नंबर दो, मैंने 1000 दे दिया, एक टॉप नंबर दो, मैंने 5000 दे दिया। एंटर करेंगे तो फिर ये भी वैसा ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें भी आपको पता नहीं रहेगा कि पहला नंबर क्या आने वाला है, इसमें भी आपको पता नहीं रहेगा कि फर्स्ट नंबर कौन आने वाला है। बट इतना तो आपको पता है कि ये जो आएगा वो 1000 से 5000 के बीच में है। रेंज होगी उसकी। एक रेंज होगी, एक लिमिट होगी कि इतने से इतने के बीच में। अब आती है कि इसका क्या यूज है। अगर हम एक न्यू यूजर हैं एक्सेल में, तो हमें कई बार क्या होता है कि आप कंपनी से जुड़े हो तो कंपनी डेटा दे देगी। हो सकता है कि आप कंपनी से नहीं जुड़े हो तो हम दे देंगे आपको डेटा, असाइनमेंट के रूप में कुछ डेटा देंगे, प्रैक्टिस के लिए कुछ डेटा देंगे, ताकि आप अवेयर होंगे कि ऐसे ऐसे डेटा होता है। एक होता है तत्काल जुगाड़, कि आप करोड़ों डेटा आप मिनट और सेकेंड में तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ये तो हाइपोथेटिकल आंसर दे रहा हूँ, अभी तक प्रैक्टिकल आंसर नहीं दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट भी है इसमें, क्योंकि वी कैन जनरेट रैंडमली डेटा n नंबर ऑफ डेटा विद दिस फंक्शंस, ये दो फंक्शन। लेकिन अब जो मैं इसका फीचर बताऊंगा तब आपको इसका ओरिजिनल पता चलेगा। देखिए, इसकी एक फीचर होता है कि अगर हम एक एक सेल को टारगेट करते हैं, हालांकि ये एक नहीं सारे पे काम करता है, मैं एक एक सेल को टारगेट कर रहा हूँ। एक सेल रैंड बिटवीन में है 3708 और एक सेल है 0.99। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैंने लिखा दीक्षित, DIXIT, मान लो दीक्षित मैंने लिखा, आपने देखा कुछ, दोनों ही वैल्यू चेंज हो गया। मैं कुछ और लिखता हूँ, फिर देखा चेंज हुआ। मैंने तो सिर्फ दो जगह नज़र इसीलिए रखने को बोला कि इस पे देखो कि वो सब पे अप्लाई हो रहा है। यानी कि कुछ लिखोगे तो भी डेटा बदलता है, कुछ डिलीट करोगे तो भी, मतलब कोई भी एक्शन इस सीट पे होगा तो डेटा बदलेगा। अब आप बोलोगे सर बदलने से क्या फ़ायदा होगा? दुनिया में जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं इसी का देन है। जितना भी OTP, अगर आपने डबल सिक्योरिटी लगा रखी होगी अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को लेके, चाहे आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो। जैसे आपने बोला कि सर को हमें 15,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है, तो जैसे ही ट्रांसफ़र करोगे तो आपके एक रजिस्टर्ड नंबर पे एक OTP जाता है, दैट इज़ वन टाइम ट्रांसफ़र। सेम टीचर को या हो सकता है दूसरे लोगों को 5,000 रुपये और ट्रांसफ़र करना है, बट ये बदलता है। इससे IT सिक्योरिटी वाले को बहुत प्रॉब्लम है। ये पाइथन या जावा के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकएंड में कोडिंग कर सकते हैं इस फंक्शन को लेके। अभी तो आपको टेक्नोलॉजी समझना है, फिर क्या करती होगी कंपनी वो तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग पार्ट होता है। बैकएंड में आज पूरी दुनिया OTP जो यूज करते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। हमारे लिए फिलहाल, हम तो प्रोग्रामर है नहीं कि आप जाके पाइथन में जाके करोगे, आप बैंक में काम नहीं करोगे, आप प्रोग्रामर हो बैंक के लिए, क्या आप OTP जनरेट करोगे इनके लिए? बट समझ में तो आया कि क्या करता होगा बैकएंड में। बट फ्रंट एंड पे अभी हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हम कुछ डेटा बनाना फटाफट से डेटा रैंड बिटवीन से बना सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम आ गई कि डेटा बदल रहा है बार बार। अब डेटा को बार बार बदल रहा है तो उसको ठीक करने के लिए भी एक छोटा सा चैप्टर होता है। शायद जिसने कॉपी पेस्ट किया होगा तो उनको एक आइडिया होगा, या नहीं भी हो सकता। दैट इज वन इज पेस्ट स्पेशल। कॉपी पेस्ट तो सब लोग जानता है कि मैंने यहाँ पे दीक्षित लिखा है, इसको कॉपी कर लो और जितने दूर पे जाके कंट्रोल भी कर दोगे पेस्ट हो जाए, इसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट। बट ये कॉपी पेस्ट अगर करोगे ना तो देखो ये कॉपी कर लिया और एक जगह पे और पेस्ट कर दिया है, तो फिर भी बदलने वाला फीचर इसका नहीं जाएगा क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है। सो देर इज ए अनदर इज पेस्ट स्पेशल। कभी किया है सर? पक्का किया होगा। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि अंदर के फॉर्मूले को वो फ्रीज कर देता है, अंदर के फॉर्मूले को फ्रीज कर देता है। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हो, कॉपी करो, बट पेस्ट स्पेशल सीधे कंट्रोल V से नहीं होता, उसकी शॉर्ट कीज बाद में बताएंगे। फिलहाल इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड पेस्ट स्पेशल एंड वैल्यू एंड देन ओके। तो ये हो गया कि बैकएंड के सारे फॉर्मूले को डिलीट कर दिया, तो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फ्रीज हो चुका है। जैसे ये अभी भी फ्रीज नहीं हुआ है, इसलिए देखिए आप लेफ्ट साइड वाला बदल रहा है। इसको भी एक बार फ्रीज करके देखते हैं। सेलेक्ट किया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल में गए, वैल्यू में गए और यहाँ से आके फ्रीज कर दिया। कंट्रोल ऑल्ट और V इसका शॉर्ट कीज होता है।
शॉर्ट कीज पे मैंने क्या बोला, बाद में बात करेंगे, अभी हमें कॉन्सेप्ट पे बात करना है कि होता क्या। देखिए मैंने राइट क्लिक किए हुए नहीं ये सब आ रहा है, तो ये शॉर्ट कीज कैसे आया उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट एक बार आ जाए ना, चीज़ें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो आप बहुत ईजिली चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी कि रैंडम डेटा क्रिएशन, अगर इस चैप्टर का नाम मैं लिख दूँ रैंडम डेटा क्रिएशन, तो बहुत अच्छा एक प्रॉपर नाम हो गया। इसमें हमने दो फंक्शंस पढ़ लिए, रैंड और रैंड बिटवीन, डिफरेंस भी बता सकते हैं कि एक से डेसिमल में डेटा बनता है, एक में होल नंबर का बनता है। इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं, इसमें फिक्स होता है कि 0 से 1 के बीच में आता है। दोनों का सिमिलरिटी है कि कुछ भी लिखने के बाद दोनों में नंबर बदलते हैं। इसका और इंडस्ट्री के अंदर एज ए OTP जनरेट करने में काम आ सकता है। प्रैक्टिकली या इनिशियल लेवल पे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कुछ रैंडम डेटा बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब थियोरेटिकल बातें हैं। प्रैक्टिकली पेस्ट स्पेशल, क्यों मैंने बोला कि आपको नहीं लिखना है स्टेप्स कि सर आपने सेलेक्ट किया था, फिर राइट क्लिक किया था, फिर स्पेशल आया था, क्यों नहीं बोला, क्योंकि इन सब टाइम में आप अपना कंसंट्रेशन ना ख़त्म कर लें, इसलिए हमने ऐसे सारे 100 से ज़्यादा है, 150 के आसपास है बेसिक के हमारे नोट्स जो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको अपना और इतना सजा सजा के लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बढ़िया क्या सजा हुआ मिलेगा। ये बच्चों के भी काम आएंगे अगर आपने एक बार अच्छे से सेव कर लिया तो। क्या दीक्षित? देखिए मैंने यही तो किया था कि मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद राइट क्लिक किया था, पेस्ट स्पेशल में गए थे, वैल्यू मिल गया था, ओके। मतलब हर चीज़ को इतना आसान बना दिया जाएगा क्लास में कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है। तो ये हमने रैंडम डेटा क्रिएशन और पेस्ट स्पेशल देखा क्योंकि वो एक पार्ट था समझना, लेकिन हम बात कर रहे थे टॉपिक पिलर की बात कर रहे थे, वहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस दो तरीके थे, विदाउट रेफरेंस फंक्शंस थे और विथ रेफरेंस फंक्शंस। अब क्या होता है कि विदाउट तो खत्म हो गया, रैंड को भी अब आप अच्छे से समझ गए कि रैंड एक ऐसा फंक्शन है जिससे हम रैंडमली जनरेट करते हैं, वो भी 0 से 1 के बीच में, हमेशा वैल्यू 1 से कम ही होती है, नहीं। लेकिन अब जो कैटेगरी है, अब अभी से शुरू होगा, तो ये जब तक एक्सेल पढ़ेंगे ज़िंदगी में, ये 1 महीने या 1.5 महीने का चीज़ नहीं है, जब तक पढ़ेंगे तब तक विथ का जरूरत पड़ेगी, विदाउट खत्म। अब विथ में बहुत बेसिक बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक जो रोजमर्रे में काम आता है और आपको आता भी होगा इसमें, बट कुछ नहीं भी आता होगा। मैंने बोला ना कि कुछ बेसिक चीज़ें आती भी होगी, नहीं भी आती होगी, बट हम कोई चीज़ इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि पता चला 1-2 क्लास हम अंडर एस्टिमेट कर लें आपको कि ये तो बहुत बेसिक आती होगी और छोड़ दिया, पता चला वो सबके बारे में पता ही नहीं है। इसलिए कुछ नहीं छोड़ रहे। तो देखिए मैं 5 फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ। एक का नाम सम है, एक का नाम मैक्स है, एक का नाम मीन है, एक का नाम एवरेज है और एक का नाम प्रोडक्ट है। उसी तरीके से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे 1 या 2 बार, फिर रैंडमली किसी से एक बार सर एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे, एक बार। इससे क्या होगा कि एक रिवीजन भी यहीं पे हो जाएगा। तो क्या होता है कि सम एक ऐसा फंक्शन है जो विदाउट तो है नहीं, अगर आप सम करते हो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये तो एरर देगा ही देगा, क्योंकि इसको कुछ तो चाहिए जिसका सम करना है। तो क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, कुछ डेटा बना लेते हैं, बड़ा छोटा सा डेटा, सब्जेक्ट वाइज मैंने मार्क्स का डेटा। अच्छा, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप 4 डेटा पे काम कर रहे हो या 4 लाख पे काम कर रहे हो, 4 डेटा को भी ये सम करेगा और 4 लाख को भी सम ही करेगा, वो अलग चीज़ नहीं करेगा। सब्जेक्ट वाइज में हमने फिजिक्स लिख दिया, केमिस्ट्री लिख दी, मैथ लिख दिया, बायो लिख दिया, और इसके सामने कुछ हमने रैंडमली फिलहाल मार्क्स डाल दिए। ये मान लो कि एक डेटा तैयार हो गया। अब एक छोटा सा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा। डेटा को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेटा तो रोज सुनते हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, डेटा ये, डेटा वो, मेरा डेटा वो, सर का डेटा वो, कंपनी का डेटा वो। डेटा क्या है, किस चिड़िया का नाम है? डेटा सुनते हैं ना रोज, क्या है डेटा? नहीं करो, कुछ भी करो, अपने लोकल भाषा में करो, एकदम जो आता है जैसे ही करो, कोई टेंशन नहीं। जब तक हम सीख रहे हैं कि कुछ गलत नहीं है, सब सही है। हाँ, सिखाने के बाद गलत करेंगे।
मीनिंगफुल नॉलेज, चलिए एक वर्ड आया, आप बताइए। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक, कुछ बोलो। So words or number which can be converted into uh, meaningful thing can be visualized in a better way where people understand more better. ठीक है, ये सब डेटा है। तो डेटा सबको पता होता है अंदर से, बाहर वाले में उसको एक्चुअली हम एक अच्छा सा वर्ड सेंटेंस नहीं दे पाते। एकदम सिंपल है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। डेटा इज नथिंग, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ आई एम अ कॉलेज, तो हम बच्चों का डेटा मेंटेन करेंगे, कब लिया, कौन से सेशन में लिया, कौन से कोर्स में लिया, कितना फीस दिया, कितना बाकी है। आप बैंक हो, कितने आपके करेंट अकाउंट के होल्डर हैं यानी यूजर हैं, कितने आपके सेविंग के हैं, कितने बिजनेस अकाउंट्स वाले हैं। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हो तो जिसका फिनांस देखते हो, किसका भाई आ रहा जा रहा है, किसका डेबिट हो रहा है, किसका क्रेडिट हो रहा है। तो दुनिया का कुछ भी चीज़ उठाएंगे तो डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड इसमें एक वर्ड डाल देते हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। एक्चुअली में होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वर्ड करेक्ट डाल देते तो और भी मीनिंगफुल बात हो जाती है। मैंने आपका नाम लिखा और नंबर गलत टाइप कर लिया, नो पॉइंट। तो रॉ डेटा और क्लीन डेटा होगा ना। हाँ, एक प्रैक्टिस डेटा बोल सकते हैं, एक एक्चुअल डेटा बोल सकते हैं, रियल डेटा बोल सकते हैं, बट है दोनों डेटा, दैट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आइए, तो फिलहाल ये रॉ डेटा है या एक हाइपोथेटिकल प्रैक्टिस के लिए एक डेटा बना दिया है। तो हमें पता है ना कि ये डेटा हाइपोथेटिकल, ये भी तो हो सकता है कि ये दीक्षित का ओरिजिनल मार्क्स होता। अगर ओरिजिनल नंबर डाला तो ओरिजिनल डेटा हो गया, ऐसे मैंने हाइपोथेटिकल बोल दिया तो प्रैक्टिस डेटा हो गया। बट डेटा तो डेटा होता है। सो दिस इज द डेटा। सो माय क्वेश्चन इज कि हम 5 फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, और इस फंक्शन में अगर मैं सम बोलता हूँ तो सम कहता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट करा है उस डेटा में से जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम हमें मिल जाता है। अगर मैं मैक्स करता हूँ तो इस डेटा में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगा। अगर मैं मिन करता हूँ तो इस डेटा में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो हमें मिल जाता है। अगर मैं एवरेज करता हूँ तो इस डेटा का एवरेज निकल आता है। एवरेज का क्या मतलब होता है? एक दिन हमने 100 रुपये कमाए, एक दिन हमने 200 और एक दिन 300, तो एवरेज क्या हो गया? 200। टोटल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू एवरेज। तो उतना कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, लेकिन समझ लेते हैं एवरेज। ये हमारे डेटा का एवरेज निकाल के दे देगा। मान लो 400 नंबर का आपने मार्क्स दिए तो 72% नंबर आया, अगर 100 का होता तो। 91 डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना या मल्टीप्लिकेशन, कि इस रेंज में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू का हमें क्या मिल जाता है? मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है। दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस। समझ में आया कुछ? एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ और फिर आपकी बारी। दीक्षित आप ही की बारी रहेगी, इसलिए ठीक से। सम कहता है कि जो रेंज हमने ली है उस रेंज में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू थे उसको सम कर देगा, जोड़ देगा, ऐड कर देगा। मैक्स कहता है कि विद इन दिस रेंज यू विल गेट द हाईएस्ट वैल्यू। क्लियर हो गया? मिन कहता है मिनिमम, मतलब इस डेटा के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू, कैसे क्या काम आएगा? हमने बोला पता करो कि सबसे कम सेल किसकी है, तो मिन ही तो लगाओगे। 2000 एम्प्लॉय, सबसे सैलरी सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है? एवरेज हमारा सैलरी क्या जा रहा है, यही फंक्शन लगना है हर जगह पे। एवरेज सेल्स क्या जा रहा है, सबसे मिनिमम सेल्स आज की, लोएस्ट सेल क्या है, हाईएस्ट सेल्स क्या है। वर्डिंग्स बदलेंगे, लैंग्वेज बदलेंगे, फंक्शन वही रहेगा जो उसकी टेक्नोलॉजी है। एवरेज, एवरेज मीन्स एवरेज ऑफ अ डेटा रेंज। एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इस डेटा के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसका हमें मल्टीप्लिकेशन बन जाता है या मिल जाता है। आपकी बात। तो ये सम ये बताता है कि जिसके अंदर ये डाटा का जितना सम है, हाँ, ये सारा सम बताएगा उसका। वेरी गुड। टोटल का। हाँ, एग्जैक्टली। मैक्स में हम करते हैं तो ये जो मैक्सिमम डिजिट है उसका बताएगा। हाईएस्ट वैल्यू बताती है। मैक्सिमम डिजिट के बजाय हम बोलेंगे अगर उसको हाईएस्ट वैल्यू, तो और भी ये सुनने में अच्छा लगता है। दोनों का मतलब सेम है, बट और अच्छा एक्सप्लेनेशन जो बोलते हैं थोड़ा और अच्छा लगता है। मैक्स मतलब हाईएस्ट वैल्यू। ओके, मीन। अगर मीन में जाते हैं तो इस डाटा के अंदर जितनी सबसे मिनिमम वैल्यू है, जितनी नहीं, एक ही होगी। लोएस्ट वैल्यू। दोनों वर्ड में फर्क है ना, जितनी मतलब बहुत सारा होगा, जितने डेटा है उसमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू, एवरेज।
एवरेज में जाते हैं तो ये एवरेज रहेगा डेटा की। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में जाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन करके देगा डाटा से डाटा की, और ये बताएगा प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन बताएगा, आपस में जितने भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। चलिए मैं डेटा यही ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, 5 फंक्शन और बढ़ाते हैं आगे। इस बार फंक्शन का नाम है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज एंड कॉलम्स। कितने हैं? काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, रोज एंड कॉलम्स। 5 फंक्शन और लेते हैं। चलिए मैं टेस्ट भी करते जाता हूँ ताकि पता चले कि आपकी पहले से कुछ नॉलेज हो। तो आपको कुछ है 0, आपको कुछ 0। सर आप बताएं इसमें से कोई फंक्शन है? काउंट बताइए इसका। क्या बताएं? ये सपोज मैं काउंट लिखता हूँ और ये रेंज सेलेक्ट कर लिया एज पर जैसे नॉर्मली हम डेटा सेलेक्ट करते हैं, तो क्या बताएगा? सर ये टोटल नंबर बताएगा। हम्म, 5 और 5 10 है ना? नहीं, काउंट कहता है कि जिस रेंज को आपने सेलेक्ट किया है उसमें सिर्फ ये उसी सेल को काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिकल नंबर नंबर है ना। एक बार क्रॉस कर दिया तो आपकी भी जो वो जाम था, जंग, वो भी निकल जाता है। क्रॉस क्वेश्चन से जंग निकलता है पढ़ने वाले। तो काउंट कहता है कि ये ओनली नंबर को काउंट करता है विद इन द रेंज। एक रेंज में बेशक सेल तो 10 है बट आंसर 4 आया क्योंकि ये 10 को काउंट नहीं करता। इस रेंज में से सिर्फ नंबर को मैंने एक नंबर डिलीट कर दिया तब 3 ही काउंट कर। देखिए इधर मैं केमिस्ट्री को डिलीट कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम में दिखाता है, कॉलम के काउंट करेगा रो ये सेल 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 सेल, ये बॉक्स, इसमें कोई रो वाइज या कॉलम वाइज का कॉन्सेप्ट पर नहीं। अगर नंबर हम दे देते हैं फिजिक्स ने तो वो हाँ, count कर यहाँ पे देगा भी ना, नंबर दे देगा तो उसको काउंट वो कर काउंट कर देगा। और विद न्यूमेरिक इन द रेंज हाउ मेनी सेल्स हैविंग नंबर, नंबर तो ये काउंट करेगा। आइए दूसरा देखते हैं जिसका नाम है काउंट ए। ए मतलब ऑल, ऐसे याद रखेंगे, काउंट ऑल। तो यहाँ से सेलेक्ट करोगे तभी पर ये 10 नहीं देगा, ये 8 दे रहा है। ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करेगा। सपोज मैंने 2000 एम्प्लॉय है और हमने 1899 एम्प्लॉय की सैलरी ट्रांसफर कर दी और कुछ एम्प्लॉय का हमारे पास कॉल आना शुरू हो गया कि सर मेरी सैलरी नहीं मिली। अब हमने उसको चेक ही नहीं किया था कि उसके सैलरी में जो नेट सैलरी ट्रांसफर होना था वो ब्लैंक सेल था। जब ब्लैंक है तो उसको ट्रांसफर होने का कोई बात ही नहीं बनता है। तो बड़े बड़े डेटा में ढूंढने थोड़ी ना बैठोगे। अब सेलेक्ट कर लिया, पता कर लेंगे पहले ही कि भाई 2000 एम्प्लॉय हैं तो 0 बोलना चाहिए था, ये ब्लैंक वाला 0 होना चाहिए या 2000 बोलना चाहिए सेलेक्ट ऑल मतलब। तो यहाँ पे आ जाता है तीसरा फंक्शन, सिर्फ ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक को ढूंढ के दो कि कितना है। हजारों लाखों डेटा में आप ढूंढने नहीं बैठोगे। ये तो छोटा है तो क्रॉस चेक करने के लिए जान के मैंने छोटा बनाया। चाहो तो मैं सीधे 5 लाख डेटा पे ये सारे फंक्शन को लगाना शुरू कर दूँ, कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ क्रॉस चेक होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप हैंड टू हैंड देख रहे हैं कि इसमें 3 ही नंबर थे। ओवरऑल वैसे तो मैंने 10 सेल सेलेक्ट किए थे बट 8 ही है क्योंकि ये सबको तो काउंट करता है बट ब्लैंक को नहीं करता है। तीसरा है ब्लैंक, ओनली ब्लैंक को काउंट करता है, ब्लैंक सेल को, ब्लैंक सेल को काउंट करता है। देखिए सेल क्यों लिखा, क्योंकि ये सेल ही को काउंट कर रहा है, ये वैल्यू वगैरह को नहीं देख रहा है कि अंदर में क्या है। कुछ भी है बायो के जगह पे आप सुमित भी लिख दोगे तब भी पर वो काउंट करेगा। सब्जेक्ट गलत भी है लिखा हुआ, आपने वाट का साइन छोड़ दिया लिख दिख के तब भी पर वो काउंट करेगा। वो खाली नहीं होना चाहिए क्योंकि काउंट ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक सेल, ब्लैंक होगा तभी काउंट करेगा ब्लैंक में, और अगर कुछ है तो उसको एज ए 1 काउंट कर लेगा, खाली नहीं है हमारा सेल। आइए रो, एक पढ़ा था रो कि जिस ये बताया काउंट ब्लैंक करेगा, जैसे 2000 डाटा है हाँ और डेटा में कुछ ब्लैंक है तो ये हम 2 दिखाता है तो हाईलाइट करेगा तो ये 2 उस पे भी आएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन सही बोला कि अगर मैं ये जानना चाहूँगा कि वो 2 नंबर कहाँ कहाँ पे हैं तो हमें वहाँ ले जाएगा, ट्रांसफर करके ले जाएगा। वो थोड़ा और इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तब से, ठीक है। और वो किसका डेटा ब्लैंक रह गया, उसका नाम भी देखो कि वो दीक्षित का सैलरी नहीं है, वो भी दिखाएगा। मतलब जैसे जैसे जो क्वेरी की जब आपका लॉजिक क्लियर होता है तो क्वेश्चंस बड़ा लॉजिकल आएंगे आपके, और नहीं क्लियर होगा तो इनलॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए वहाँ पे रो पढ़ा था, रो ये बताया था कि जिस सेल में आप हो उसका रो नंबर बताता है। हम 23वें नंबर रो पे आप फंक्शन लगा रहे हैं, लेकिन ये रो नहीं है, ये क्या है, रोज। रोज को क्या चाहिए, एक डेटा, एरे मतलब होता है डेटा।
रेंज मतलब भी डेटा होता है, एरे मतलब भी डेटा। तो मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। तो ये बता रहा है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट करी वो खाली था, भरा था, उससे मतलब नहीं है, बट इसमें 5 रोज हैं। और उसी तरीके से मैंने बोला कॉलम्स, तो ये बताएगा कि इस डेटा के अंदर 2 कॉलम्स हैं। बड़ा सिंपल है। काउंट का मतलब होता है कि एक जो रेंज है उसमें ऐसे कितने सेल हैं जिसमें नंबर है। काउंट है मतलब सारे एक्सेप्ट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक सबसे आसान है कि ब्लैंक सेल कितने हैं। रोज मतलब विद इन द डेटा हाउ मेनी रोज हैविंग number of rows, and columns means how many columns we have in the range or data. आपकी टर्न है सर। तो काउंट हो गया, दी काउंट ऑफ नंबर्स इन दैट डेटा दैट वी हैव। एग्जैक्टली। काउंट ए हो गया एक्सेप्ट द ब्लैंक दैट विल शो द नंबर। काउंट ब्लैंक हो गया, जो ब्लैंक जो हमारा बॉक्सेस हैं वो नंबर काउंट करके दे देगा। और रोज हो गया कि नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है विद इन द डेटा। विद इन द डेटा, डेटा 2 की भी हो सकती है, हो सकता है 16,000 डेटा हो। अब गिनने थोड़ी ना बैठोगे, सेलेक्ट कर लो। कॉलम हमारा ये हो गया कि कितने कॉलम्स हैं। एग्जैक्टली। ये वाला रोज हुआ सर, ये कॉलम्स, 2 कॉलम्स एफ एंड जी। जी हाँ, ये और ये 2, और ये हमारी ऊपर नीचे जो चल रही है ये हमारी रोज हो। ठीक है, नंबर में जो चल रहा है वो रोज है, और ऐसे जो चल रहा है 2 कॉलम। ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूँ बचपन में सीखा था कि कॉलम, छत का कॉलम खड़ा होता है ना। एग्जैक्टली, ऐसे कॉलम वर्टिकल। याद है तब जो एग्जैक्टली। तो जी कॉलम मतलब ऐसे चलेगा, एफ जी एच ये सब ऐसे। तो ये देखिए, मैंने बात बात में 16 फंक्शंस कर लिए। मैंने क्या बोला, 100 प्लस, यानी कि 16% पे तो आप पहुंच चुके हो फंक्शन। आपके लिए लगभग 16 में से 16% ही नया है, आपके लिए भी नया है। सर के लिए हो सकता है कि 3-4 फंक्शन 5 फंक्शन कॉमन हो या नॉन हो, फिर भी लगभग 10-12 फंक्शन, जो इसीलिए मैंने 0 से लेके पकड़ के चला। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। इस बार का जो फंक्शन है उस फंक्शन को हम एक नाम देते हैं अपर, लोअर, प्रॉपर। ये डेटा क्लीनिंग में बहुत काम आएगा। डेटा क्लीनिंग में बोला था ना कि डेटा क्लीनिंग जरूरी होता है। अब जैसे क्या होता है कि जाने या अनजाने में किसी ने मिस्टर को ऐसे लिख रखा है, मिस्टर राज कुमार। डॉक्टर को ऐसे लिख रखा है, ब्रजेश और आनंद। किसी ने मिस को ऐसे लिख रखा है, मिस जयंती ठाकुर। और किसी ने मिस को ऐसे मिस कर रखा है, सीता राम। अब क्या होता है कि ये चाहे आप जाने में करो या अनजाने में करो। मान लो मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ जिसका काम सिर्फ डेटा एंट्री है। आप कार्ड ला के देते हो, मैं एंटर करता हूँ पूरे 7 दिन 365 दिन मेरा ये काम। मेरे ऊपर ये डेटा एनालिस्ट है और इनके ऊपर आप बॉस हो। आपके साथ ये मीटिंग लेके बैठे हैं, आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे इस तरह का लिखा हुआ, और बोलोगे ये क्या है राज, ये ऐसे क्या करके रखे हो आप इनको डांट दोगे। अब ये सफाई क्या देंगे आपको, ये तो ब्रजेश ने एंट्री किया है, गलत है ना। तो आपका रोल ब्रजेश की गलती को ठीक करना भी तो है। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको ठीक कैसे किया जाएगा। इसीलिए हमारे पास इससे रिलेटेड 3 फंक्शन है। अपर कहता है कि आपके हर एक कैरेक्टर को, वर्ड की बात नहीं बोल रहा हूँ, हर एक कैरेक्टर को ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। लोअर कहता है कि ये सब, जैसा नाम वैसा काम, कि लोअर क्या करता है, सबको ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। एक सबसे पॉपुलर और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर। ये हर एक वर्ड का पहला लेटर को कैपिटलाइज करता है, अदरवाइज स्मॉल रखता है। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप बोलोगे सर हमारे पास इतना डेटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 हो या 4 लाख हो, बस ड्रैग ही तो करना है। सबका ठीक कर दिया, ये देखिए सबको लोअर में कन्वर्ट कर दिया, ये सबको अपर में कन्वर्ट कर दिया। ये जो चीज़ें हैं ना, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अभी आप सीख रहे हैं। ये डेटा क्लीनिंग में काम आएगा हमारे। मैंने बोला था शुरू में कि डेटा को क्लीन नहीं करोगे, सीधे बॉस के साथ ये मीटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे समझने में भी कई बार प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये लिखा क्या है, जबकि कुछ ऐसा नहीं है। एक आखिरी फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं लेन। ये भी बहुत बेसिक फंक्शन में था। लेन मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो पहला नाम है इसमें कितने कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं,
इसमें 12 कैरेक्टर इंक्लूडिंग हेडिंग है, जैसे 12 कैरेक्टर है इंक्लूडिंग हेडिंग है। सो अपन क्या है कि अगर मैं देखो मिस्टर का 2, राज का 3, 5 और 5 10 ही होना चाहिए, 12 क्यों है? क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर, स्पेस सबको काउंट करता है, नंबर को भी काउंट करता है, एट द रेट को भी, मतलब सारी चीज़ों को ही काउंट करता है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। स्पेस का भी बताएगा, एट द रेट लगा दिया वो भी काउंट कर लिया, नंबर जोड़ दिया इसमें वो भी काउंट कर लिया, सब कुछ को। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे लेन को? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ। तो ये था हमारा लेन। तो देखिए हमने टोटल कितने फंक्शंस कर लिए हैं।